नाज़रीन, हिंदुस्तान ने नेहरू के अंडर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में कितना थ्राइव किया, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के किसी भी दौर हुकूमत से, आपको 2023 तक किसी भी लिहाज से कंपेरेबल नहीं लगेगी। हमारा सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर रहा है कि मुल्क की फौजी ताकत को बढ़ाना है। डेवलपमेंट की नहीं, अमेरिका से जब भी कोई चीज़ मांगी तो सबमरीन मांग ली, जहाज और मिसाइल खरीद लिए, और कुछ नहीं मांगा। नहीं कहा कि यूनिवर्सिटीज़ बना दो, नहीं कहा कि एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर दो। प्रमोट किया उनको जो बाजारों में बम बांध कर फटते फिरते हैं। तालीम के बिना आप साइंस और टेक में कैसे अरूज पकड़ सकते हैं? क्या फ़ायदा सिक्योरिटाइजेशन का जब मुल्क के अंदर भूख का बसेरा हो? क्या फ़ायदा ताकतवर सिक्योरिटी का जब IMF के इजाज़त के बिना आप मुल्क का एक फैसला खुद से न कर सकें? नाज़रीन, इंडिया ने 14 जुलाई 2023 को मून की एक्सप्लोरेशन के लिए अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, जो कि 23 अगस्त को चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। लेकिन नाज़रीन, इस दौड़ में आज पाकिस्तान किधर है? बहुत से लोग डिबेट कर रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी स्पार्को, जो इंडिया से 8 साल पहले वजूद में आई, आगे नहीं बढ़ रही, जबकि इंडिया की स्पेस एजेंसी आज तरक्की की मनाजिल तय करती हुई दिखाई देती है। स्पेस पर तहकीकात करने वाला पाकिस्तानी इदारा स्पार्को कैसे तबाह हुआ? इन स्पार्को अपनी मदद आप के तहत कोई सैटेलाइट भी खला में भेजने में नाकाम क्यों रहा? इंडिया सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मिशन का डिफरेंस ये होगा कि बाकी मुमालिक अभी तक मून की दूसरी साइड को एक्सप्लोर करते रहे हैं, जबकि चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर लैंड किया है, जहां आज से पहले किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंड नहीं किया। नाज़रीन, ये वो साइड है जहां पिक्चर्स में आपको अक्सर अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट ने इस जगह पर पानी के मॉलिक्यूल्स को स्पॉट किया है, जिसका मतलब है कि चांद पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 1961 यानी कि 1961 में अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, और तब अमेरिका और रूस के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो सर्द जंग यानी कि कोल्ड वार में मसरूफ थीं, उस वक्त पाकिस्तान स्पेस की दुनिया में एक्सप्लोर कर रहा था। वक्त में हम कितना आगे थे। 1961 में एक्सपर्ट केमिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ने सदर अयूब खान को पाकिस्तान की कौमी खलाई एजेंसी कायम करने पर आमादा किया था। स्पार्को 1962 में रहबर 1 के नाम से अपना पहला रॉकेट खला में भेजने वाली पहली एशियाई खलाई एजेंसी थी, जिससे पाकिस्तान एशिया की पहली खलाई ताकत बन गया। गुज़श्ता 23 सालों के रिकॉर्ड्स उठाकर देखें कि स्पार्को को हेड कौन करता रहा है, तो हमें रिटायर्ड अफसरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नाज़रीन, अगर हम बाकी ममालिक की स्पेस एजेंसियों के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन देखें तो नासा डॉक्टरेट, रशिया PhD, इसराइली खलाई एजेंसी PhD, इंडिया PhD, जबकि स्पार्को के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन BSc और MSc। BS पास मेजर जनरल 2001 से पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम की सरबराही कर रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया के पास खलाई प्रोग्राम चलाने के लिए अहल और माहिर साइंसदान हैं। हम मानते हैं कि ये BSc इंजीनियर हैं, ये फौज की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर के क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, ये फाइटिंग आर्म्स के ऑफिसर नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि सिग्नल कोर के एक जनरल के पास खलाई प्रोग्राम चलाने के लिए काफी तजुर्बा और काबिलियत है? स्पेस से रिलेटेड साइंटिस्ट का क्या करें? पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जो भारत से 8 साल पहले शुरू हुआ था, 60s के बाद 70s और 80s में बहुत ही स्लो हो गया, और 90s में बदर 1 के बाद तो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। अब कामयाबियों और तकनीकी तरक्कियों के लिहाज से अपने पड़ोसी से बहुत पीछे है। आखिर ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो हमारा इंटरेस्ट खत्म होता गया, और दूसरा है लैक ऑफ फंडिंग। अगर हम इंडिया की इसरो की बात करें तो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, 2017 में रिकॉर्ड 107 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, वो भी सिंगल रॉकेट से। अब तक इसरो 417 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। अगर बजट को कंपेयर करें तो स्पार्को का सालाना बजट है $26 मिलियन। वैसे ये करते क्या है इस बजट का, क्योंकि हमने तो कुछ होते हुए देखा नहीं। जबकि इंडिया का सालाना बजट है $1.9 बिलियन यानी कि $1900 मिलियन। इसी से अंदाजा लगा लें कि हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो कितना। मुस्लिम वर्ल्ड में तरक्की और एडवांसमेंट की कोई कदर ही नहीं है। आप स्टैट्स उठाकर देख लें कि पूरी दुनिया में 8 अरब पॉपुलेशन में से 1.5 से 2 अरब मुस्लिम वर्ल्ड एकेडमिक पब्लिकेशंस का सिर्फ 6% प्रोड्यूस करती है। यानी कि दुनिया में जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स छपते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड उसका सिर्फ 6% दे पाती है। हम साइंस को प्रमोट करते ही नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ले लें कि हमने उनके साथ क्या किया। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़का नोबेल प्राइज याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के चेहरे पर कालक मल रहा था, क्योंकि हम साइंस को इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं। ये कालक डॉक्टर अब्दुल सलाम के चेहरे पर नहीं बल्कि साइंस के चेहरे पर मली जा रही है। मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर इसकी बहुत लंबी तारीख है। चलें एक मिसाल आपको अभी दे देता हूँ। अल राजी की बात कर लेते हैं, जिसे ग्रेट नेम इन मेडिसिन भी कहते हैं।
उसने तिब में इतना अच्छा काम किया कि यूरोप ने उससे मोटिवेशंस ली और बहुत सी डिस्कवरीज की। उसे इस किताब को लिखने पर मुस्लिम खलीफा की तरफ से सज़ा ये मिली कि यह किताब उसके सर पर इतनी बार मारी जाए कि या तो ये किताब फट जाए या फिर उसका सर। नतीजा ये निकला कि उसको इतनी इंटरनल इंजरीज आई कि उसकी बिनाई चली गई। ही लॉस्ट हिज आईसाइट और बाकी की ज़िंदगी इसी तरह ज़लीलो ख्वार होकर मर गया। आपको पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में साइंस के अंदर 2 से 3 नोबेल प्राइज़ मिलेंगे, जबकि आप वहाँ की शिकागो यूनिवर्सिटी को उठाकर देखें तो 50 ऐसे ही निकल आएंगे। शायद मुझ पर फतवा भी लग जाए कि मगरबियत की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्नाइजेशन को फैला रहा हूँ। अगर यही वेस्टर्नाइजेशन है तो फिर इसी को गले लगा लें, क्योंकि इसी में आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। ये 300-400 पाकिस्तानी जब उन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के सालों पर प्यास से तड़प तड़प कर जान दे देते हैं तो आपको इसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो मुआशरा रहने के काबिल है और आपका नहीं। सबसे अहम बात, आजकल के दौर में स्पेस के अंदर अगर आप सेल्फ रिलायंट हैं, खुद पर इन्हसार कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फिर किसी भी दूसरे मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान को ही ले लें, हमारे पास अभी तक खुद का लॉन्चिंग पैड ही नहीं है। हमेशा चाइना या नासा की मदद से मिशन को एग्जीक्यूट किया। दूसरा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फ्यूचर की वार है, 5G की वार है, उसे सिक्योरिटी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसरो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में फॉरेन कंट्रीज पर इन्हिसार करता है। अगर इन चीज़ों में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाता है तो ये आलमी ताकतों में से एक होगा। नाज़रीन, इसरो के मिशन चंद्रयान 2 की नाकामी पर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को बहुत ट्रोल किया गया था और आज उनकी बारी है। जब एक बच्चा एक इंजीनियर को सड़कों पर रेडियां लगाते हुए देखता है तो वो बेवकूफ़ है कि इस फील्ड में कदम रखेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करे ताकि नौजवानों के लिए जॉब्स पैदा की जा सकें। इसी तरह से लोगों में इस फील्ड में आगे बढ़ने की ख्वाहिश को उजागर किया जा सकता है। नाज़रीन, कमेंट्स में इस टॉपिक पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।